पैसा आया है, इनफ्लो आया है, मैं नहीं ये नहीं कह रहा कि पैसा नहीं आया है, लेकिन कैश बुक में ये बात नहीं। हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा क्रैश कोर्स, जो कि क्लास 12th के लिए होगा और इसमें आपके सारे चैप्टर्स कवर करा दिए जाएंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कितने मार्क्स का आता है ये चैप्टर, पता है, आइडिया है? कितने नंबर का है? 8 मार्क्स का है। अच्छा, 8 मार्क्स में 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है इसमें वो लॉन्ग आएगा और एक जो हमारा होगा एमसीक्यू 2 आएगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं जो ये चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं इसका ऑब्जेक्टिव, साथ ही साथ सर इस चैप्टर का नाम क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो बताओ क्या मतलब होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट से, क्या समझते हो? कैश का मतलब पैसा और फ्लो का मतलब होता है आना और जाना। चलो, एक हमारे पास आएगा, मेजर काम होता है इसके अंदर इनफ्लो और आउटफ्लो का, ठीक है। एक है हमारे पास इनफ्लो, इनफ्लो का मतलब हुआ पैसे का आना, आउटफ्लो का मतलब हुआ पैसे का। तो सर कैश फ्लो स्टेटमेंट ये बताता है कि कितना कैश आया है, और कैश का मतलब क्या सिर्फ कैश ही है यहाँ पे या उससे बड़ा है? यहाँ पे कैश का मतलब कैश से बहुत बड़ा है, जिसको हम लोग बोलेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्या बोलेंगे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्या ऑब्जेक्टिव होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ने का? बताओ, आपको क्या लग रहा है ये क्यों पढ़ाया जाता होगा? खाली इनफ्लो और आउटफ्लो के लिए? बोलो, कंपनी पैसे कहाँ यूज कर रही है, वेरी गुड, और कहां से कमा रही है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये आपको ये बताने के लिए फोकस करता है? जानते हो कैश फ्लो स्टेटमेंट सबसे अच्छा काम क्या करता है? ये आपको बताता है कि जो आपका पैसा इनफ्लो या आउटफ्लो का आ रहा है वो किस एक्टिविटी की वजह से आ रहा है, किस एक्टिविटी की वजह से आ रहा है। ये एक्टिविटी का बताने का काम किसका होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट का। अगर सिर्फ ये देखा जाए कि सर सिर्फ पैसा आ रहा है और जा रहा है, ये चीज तो हम क्लास 11 में भी पढ़ते थे। अगर याद होगा बचपन में आप पढ़ते थे कैश बुक, याद है? कैश बुक पढ़ते थे क्लास 11 के अंदर। 11 क्लास के अंदर कैश बुक में ये जो सेक्शन होता था डेबिट सेक्शन, और ये होता था आपका क्रेडिट सेक्शन। यहाँ पे जितनी भी आप रिसिप्ट करते थे, जितने बार आपके पास पैसे आ रहे होते थे, जितना इनफ्लो होता था, जहां से आपके पास पैसे आते थे, कैपिटल कोई लगाएगा तो वो सेल्स करेंगे तो उसका पैसा आ जाएगा, कस्टमर से पैसा रिकवर होगा, डेटर से पैसा रिकवर होगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से बिजनेस में जो पैसा जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आउटफ्लो। तो आउटफ्लो भी कहाँ रिकॉर्ड होता था? क्रेडिट साइड में। यानी जितनी भी हम पेमेंट करते थे उस पेमेंट को हमने कहाँ रिकॉर्ड किया था? हमने पेमेंट को क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया था। क्या पक्का यही बात है? बोलो हाँ या ना। तो सर जब कोई चीज ऑलरेडी हमारा इनफ्लो और आउटफ्लो दिखा रही थी तो फिर हमें दोबारा ये पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ रही? अच्छा, आप एक बात बताओ, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट जानते हो क्या है? सर ये कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग एक न्यू बुक पढ़ रहे थे जिसका नाम था एफएसए। क्या नाम था? एफएसए का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। क्या नाम होता है उसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। यानी किसी कंपनी की बैलेंस शीट बनी है, किसी कंपनी का अगर प्रॉफिट एंड लॉस बना है, तो मैं एज एन इन्वेस्टर, एज एन यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, हम उसमें क्या बातें देखना चाहते हैं, क्या निष्कर्ष निकालना चाहते हैं, वो हम कहां से सीखते थे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसके अंदर कितने चैप्टर हम लोग पढ़ते थे? एक तो हेडिंग सब हेडिंग वाला जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद हम लोग पढ़ते थे, याद करो, हम लोग पढ़ते थे टूल्स। क्या पढ़ते थे सर? ये टूल्स क्या होता था? मतलब आप ऐसा समझ लो, आप डॉक्टर हो। आप किसके डॉक्टर हो? कंपनीज के डॉक्टर हो। आप जैसे मान लो कोई बच्चा बीमार होता है या उसको बहुत दिन से बुखार आ रहा है, तो डॉक्टर बोलता है ना जाकर के ब्लड टेस्ट करा के आओ। क्या कारण है, क्या वैलिड रीजन है, वो हमको समझ में आना चाहिए। सर मेरे हाथ में बहुत दिन से दर्द हो रहा था, मैं बाइक चला रहा था, गिर गया था, तो डॉक्टर क्या बोलता है? एक्सरे करा लो। इसका मतलब अगर किसी कंपनी के अंदर मुझे झांकना होगा, हाँ, उसके अंदर देखना होगा, ऐसे करके देखना होगा, तो मैं
किसका इस्तेमाल करूंगा, टूल्स का। और उसमें से एक टूल, वन ऑफ टूल कॉम्परेटिव स्टेटमेंट है, कॉमन साइज स्टेटमेंट है, और उसी तरीके से हमारे पास एक टूल क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। सर ये क्या होता है, एक टूल होता है जो कि ये बताता है, बोलो, जो कि ये बताता है कि कंपनी में कितना पैसा आ रहा है और कंपनी में कितना पैसा जा रहा है, और किस एक्टिविटी से वो पैसा आ रहा है और किस एक्टिविटी में वो पैसा जा रहा है। सर जानते हैं यहां पे इस चैप्टर के अंदर ना एक्टिविटीज को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, जानते हो बच्चों, 3 पार्ट्स। सर कौन से 3 पार्ट्स बनाए गए हैं, मतलब वो ये कहते हैं कि लोगों के पास ना पैसा आने और जाने के ना 3 मेजर कारण हो सकते हैं। सर पहला कारण आपका अपना काम हो सकता है, आपका अपना काम हो सकता है। जैसे अगर मैं कोचिंग पढ़ाता हूं तो मेरे लिए पढ़ाना काम है, कोई मोबाइल की दुकान है तो उसके लिए मोबाइल बेचना, मोबाइल खरीदना, वो उसका काम है। तो सर काम को करके अगर कोई पैसा आ रहा है तो उसको हम लोग कौन सी एक्टिविटी बोलेंगे यार, बोलो, ऑपरेटिंग। तो लिखो फटाफट से कॉपी में, सर पहला पैसा कहां से आ सकता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बोलो यार, कहां से आ सकता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सर अब ऐसा भी हो सकता है, सिर्फ क्या मैं पैसे कमा सकता हूं, अच्छा सोचो ना यार, पैसे कमाने के लिए भी कुछ पैसे लगाने पड़ते हैं। अक्सर माँ बाप भी हमारे बोलते हैं कि भाई पैसा लगाओगे तो पैसा, बोलो यार मेरे साथ, पैसा लगाओगे तो पैसा, तो धंधे में पैसा लगाना भी पड़ता है ना। सर जैसे मैंने बिल्डिंग खरीदी, प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, मैं कोई प्रोडक्शन कर रहा हूं तो मुझे बड़ी बड़ी मशीनरीज खरीदनी पड़ती होंगी, बड़े से लैंड का एक्विजिशन करना पड़ता होगा जहां पे मेरी फैक्ट्री सेटअप करेगी। इसका मतलब सर अगर धंधा चलाना है तो ऑपरेटिंग के साथ साथ, काम करने के साथ साथ बिजनेस में क्या करना पड़ता है, इन्वेस्ट भी करना पड़ता है। तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे बिजनेस में कहां से पैसा इन्वेस्टमेंट की वजह से आ रहा है और वो पैसा कहां पे इन्वेस्टमेंट की वजह से जा रहा है। सर दूसरी एक्टिविटी लिखते हैं ना, लिखो यार, दूसरी एक्टिविटी इन्वेस्टिंग। सर दूसरी एक्टिविटी हो गई हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, पक्का पक्का। सर तीसरी एक्टिविटी, अब एक बात बताओ, कोई भी दुनिया का बिजनेस, कैसा भी धंधा हो यार, कैसा भी धंधा हो, बिना पैसे लगाए क्या वो धंधा धंधा बन सकता है क्या? इसका मतलब सर पैसे का लेके आना भी जरूरी है। सर हो सकता है हम शेयर कैपिटल लेकर के आ रहे हो पैसा, बोलो हाँ ना यार, प्रेफरेंस से पैसा लेके आ रहे हो सकता है हमने लोन लिया हो, पैसा आया होगा, उनको समय पे हमने इंटरेस्ट भी पे किया होगा, अश्विनी भाई पक्का। तो इसका मतलब एक हमें हिसाब किताब ये भी पता होना चाहिए कि पैसा जो आ रहा है हमारे पास वो हमारा किस सोर्स से आ रहा है। तो उसमें ऐसा भी सोर्स हो सकता है जहां से हम लोन वगैरह लेते हैं। जब हम कहीं से पैसा लेते हैं और उससे व्यापार चलाते हैं, अगर मैं कहीं से पैसा अरेंज कर रहा हूं, इस एक्टिविटी को बोलते हैं फाइनेंसिंग। अक्सर हम लोग कार वार खरीदने जाते हैं ना, कार खरीदने जाते हो तो लोग क्या बोलते हैं कि भाई थोड़ा बहुत डाउन पेमेंट करना, बाकी गाड़ी फाइनेंस करा देना। इसका मतलब अरेंजमेंट ऑफ मनी अगर कर रहे हैं वो भी तो बिजनेस का काम है, और उससे भी तो बिजनेस में पैसा आता है। और जो कि जानते हो पहले में क्या प्रॉब्लम थी, कैशबुक में ना सब कुछ है। सर अगर मैं सेल्स कर रहा हूं ना तो सेल्स का भी पैसा यहीं आ रहा है, बोलो यार। सर अगर मैंने सेल ऑफ फिक्स एसेट कर दी है, उससे भी बेच करके कोई पैसा आएगा तो भी वो यहां पे आ जाएगा। मैं लोन लूंगा, मैं कैपिटल लूंगा तो भी आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। लेकिन पहले हम इसे छाट नहीं सकते थे कि किस एक्टिविटी से मेरा पैसा आ रहा है। आज तुम लोग छाट सकते हो कि नहीं छाट सकते हो, बताओ तो। सेल करके अगर पैसा आ रहा है तो बताओ ये किसका पार्ट होगा, सेल करके अगर ये पैसा आ रहा है तो बताओ ये कैसा पार्ट है, बोलो यार, ऑपरेटिंग। यही पैसा अगर मैं जमीन बेच दूं, मान ले मैंने जमीन रखी हुई थी फैक्ट्री के लिए, अब मैं कहीं लोकेशन दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा हूं, वहां चल करके जमीन ले लेते हैं और उसको पुरानी वाली को बेच देते हैं, सेल ऑफ फिक्स एसेट मैंने कर दिया, अब भी पैसा आया है, इनफ्लो आया है। मैं नहीं ये नहीं कह रहा कि पैसा नहीं आया है, लेकिन कैशबुक में ये बात नहीं डिफरेंशिएट कर सकता है कि वो पैसा किस सोर्स की वजह से आया। हम आज यहां से बता सकते हैं कि ये पैसा हमारा किस वजह से आ रहा होगा, इन्वेस्टिंग की वजह से आ रहा होगा। ये पैसा किसकी वजह से आ रहा होगा, ऑपरेटिंग की वजह से। और लोन लेना किस में आ जाएगा, फाइनेंसिंग में। क्या समझा आपने थोड़ा बहुत तरीका, बोलो हाँ या ना, पक्का पक्का यार, लॉक कर दिया जाए, ठीक, समझ में आ रहा है। चलो सर अब एक बात बताओ, ये हो गया सर कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या करता है, क्या होता है, वो बातें जो हमें बैलेंस शीट, हाँ
वो बातें जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस से नहीं पता चलती, वो कहां से पता चलती हैं? सर कैश फ्लो स्टेटमेंट से। अब लेकिन दिक्कत एक है। क्या दिक्कत है अश्विनी भाई? हम लोग कौन है, हमारी पहचान क्या है? जो जनता देख रही है वो भी मुझे बताएगी कि हमारी पहचान क्या है, हम लोग हैं कौन, हमारी हैसियत क्या है? सर हम लोग हैं अकाउंटेंट। हमारी एक ही पहचान है, लोग हमें क्या जानते हैं भाई? हम अकाउंटिंग करते हैं, हम कौन है? अकाउंटेंट है। अब एक बात बताओ, मैं भी अकाउंटेंट, आप भी अकाउंटेंट। अब एक बात बताओ, हर कोई व्यक्ति अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना होगा तो अलग अलग तरीके से बनाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। और सर अगर हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से बनाएगा तो इनकी स्टेटमेंट अलग तरीके से प्रेजेंट होगी, इनकी अलग होगी, इनकी अलग होगी, तो हमारे बीच में यूनिफॉर्मिटी रहेगी ही नहीं। अब तो यही बात हो गई, आप डॉक्टर को दिखाने गए तो एक डॉक्टर बोले आपको ये दिक्कत है, एक डॉक्टर बोले आपके हड्डी में स्वेलिंग है, एक बोले आपकी हड्डी टूट गई है, एक बोले आपके हड्डी में गैप है। तो भाई डॉक्टर पे से भरोसा उठेगा कि नहीं उठेगा? उठ जाएगा। तो अकाउंटेंट है तो हम सबको एक चीज बतानी चाहिए, बोलो हाँ या ना यार? अरे बोलो यार। तो अगर हम अकाउंटेंट, हम एक ही चीज जानना चाहते हैं, एक ही चीज बताना चाहते हैं, तो हम लोग को एक ही चीज पढ़नी भी पड़ेगी और एक ही तरीके से पढ़नी पड़ेगी। मानते हो कि नहीं मानते हो यार? अरे बोलो यार, मानते हो कि नहीं मानते हो? सर यहीं से जन्म हुआ, जानते हो किसका? यहीं से जन्म हुआ सर कैश फ्लो स्टेटमेंट ना। किसने बताया हुआ है? हमारे ऊपर सारे बच्चे हाथ जोड़ लोगे, हाथ जोड़ो, बोलो हमारे ऊपर AS3 की अनुकंपा बनी रहे। AS3 क्या है? AS3 है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, जो कि क्या बताता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट को बताता है। सर इसने बताया हुआ है कि किस तरीके से आप कैश फ्लो स्टेटमेंट को बना सकते हैं। पक्का पक्का यार या कच्चा पक्का? अरे बोलो ना यार, पक्का पक्का समझ में आया ना यहाँ तक? तो बताओ कौन सा एएस है हमारे पास? AS3, जो कि क्या बताता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाया। अच्छा इससे हमारा फायदा क्या है? बोलो भाई हर्षित, इससे हमारा फायदा क्या है? अगर हम किसी गाइडलाइंस के थ्रू काम करेंगे, हमको पता है ये जिन्होंने बनाया है वो सर्वोपरि हैं, हम सब यूनिफॉर्मिटी के साथ काम कर सकते हैं। स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते हो ना सभी लोग, सब लोग एक जैसा दिखते हो कि नहीं दिखते हो? यूनिफॉर्म क्यों पहनाई जाती है? ताकि किसी भी बच्चे में कोई भेदभाव, कोई नीचा है कोई ऊपर है, इससे कोई मतलब, कोई किसी अलग जाति से आता है इससे कोई मतलब, कोई किसी अलग धर्म से आता है कोई मतलब, अगर सबने AS3 फॉलो किया, चाहे कैसा भी अकाउंटेंट है सबको, मैंने भी पढ़ा होगा यही सेम चीज, आज आप वही सेम चीज पढ़ोगे, बोलो हाँ या ना यार? पक्का पक्का लॉक कर दे इतना। तो ये तो समझ में आ गया ना कि हमारे जो पहले हम लोग ने जो 11th में पढ़ रखा है कैश बुक, ये चीज ये प्रोवाइड नहीं कर सकता था। और अगर एनालिसिस करनी है तो हमें क्या बनाना चाहिए? बोलो यार, कैश फ्लो से हमें ये समझ में आएगा कि किस एक्टिविटी से मेजर मेजर हमारे पास पैसा आता है हमारा, और हमारे बिजनेस से पैसा जाता है। बोलो मजा आया? बोलो हाँ या ना? पक्का पक्का लॉक कर दे, सही है ना? चलो अब इधर देखो, इसके बाद सर अब इसके अंदर दूसरी बात होती है। अक्सर बच्चों को चाहे तो हम फॉर्मेट याद करवा सकते हैं, लर्न करा सकते हैं, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव सिखाना बड़ी बात होती है। मैं अक्सर कहता हूं पढ़ने से पहले ये जरूरी है कि जो भी पढ़ा जाए वो दो बातों में तय करके पढ़ा जाए। पहला है व्हाट और दूसरा है व्हाई। अगर आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं ना, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, आपको रटना नहीं पड़ेगा। और आधे से ज्यादा ना बच्चों को रटवाया जा रहा है इसमें। क्या है? बेसिक बिल्डिंग है नहीं उनकी। अब वो डायरेक्टली फॉर्मेट पढ़ा देंगे, फॉर्मेट पढ़ाने के बाद बच्चे ने उसी को रट लिया। क्यों रटना है फॉर्मेट? क्या जरूरत है फॉर्मेट रटने की? थोड़ा लॉजिक लगाओगे आपको बातें समझ में आ जाएंगी। गलत कह रहे हैं बच्चों? तो हमने ये समझ लिया कि कैश फ्लो क्या होता है, क्यों पढ़ना है, उसके पीछे का लॉजिक भी है, और आगे चल करके इसके जो प्रोसीजर में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक ही दिन के अंदर सारी बात करना संभव नहीं है। तो धीरे धीरे करके बेस बनाएंगे उसको। एक ही दिन में 10 दिन का खाना नहीं खाया जाएगा। अब सर हम लोग क्या करने जा रहे हैं? हमारा अभी जो टॉपिक है ना वो क्या है? मेथड्स। सर मेथड क्या होता है? मेथड्स किसे बोलते हैं? सर किसी भी काम करने को, तरीकों को ना हम मेथड बोलते हैं। सर मेथड का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो इधर देखो, मान लो ये तुम्हारा घर है, ठीक है, ये घर है, सही है क्या? अब यहां से दो रास्ते हैं, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है। हाँ मम्मी पापा किससे बोलेंगे किससे आना जाना है? तुमको कौन सा पसंद आएगा? ए। लेकिन पहुंचना कहां है? पहुंचना कहां है? घर ही तो पहुंचना है। इसका मतलब मंजिल हमारी वही है, पहुंचना हमें वही है, लेकिन हमारे रास्ते अलग अलग। हो सकता है किसी से थोड़ा आगे पीछे। सर इसका तय करो ना, हम तो अकाउंटिंग में भी पढ़ते थे। एक बात बताना, हम लोग एक टॉपिक पढ़ते थे क्लास 11 के अंदर, डेप्रिसिएशन। सर दोबारा आप मत बोलो नहीं तो डिप्रेशन हो जाएगा। मतलब अभी इसका काम नहीं है वैसे, ऑल्दो यूज करेंगे इसके अंदर। डेप्रिसिएशन भी वहां पे क्लास 11 के अंदर कितने मेथड होते थे? 2।
कौन कौन से यार, बोलो ना यार। एक का नाम था एसएलएम और एक का नाम था डब्ल्यूडीवी। क्या था कि नहीं था? क्या मैं इसको गलत बोलूं, इसको सही बोलूं? सर दोनों सही है, दोनों की अपनी चीजें हैं, दोनों के अपने फायदे नुकसान है। अब ये डिपेंड करता था सर, क्वेश्चन जैसा बोलेगा वैसा काम करना है। तो मैं क्या बोल रहा हूं तुमको, हमारे यहां पे भी ना, हमारे यहां पे भी दो मेथड्स हैं सर। मेथड का मतलब रास्ते हैं। किसको बनाने के रास्ते होंगे बोलो यार? हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं सर? कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। उस कैश फ्लो स्टेटमेंट में ना, इस सीएफएस को बनाने के ना, सीएफएस बनाने के लिए हमारे पास दो मेथड है सर। दो मेथड कौन कौन से होंगे? दो मेथड कौन कौन से हैं? एक मेथड का नाम हुआ जिसको हमने बोला डायरेक्ट मेथड, और एक मेथड हुआ इनडायरेक्ट। सर ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है? देखो डायरेक्टली, अब मैं एक बात बताऊं, आपके बुक्स में 90% लोग क्या बोलेंगे, आपके सिलेबस में बच्चों ये वाला नहीं है, यही वाला आपको पढ़ना है। लेकिन बच्चों को एहसास तो होना चाहिए। मान लो आपके थ्योरी में आ ही गया, एमसीक्यू में आ ही गया कि बताओ कितने मेथड होने चाहिए, तो आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि सर हमारे पास दो है, हमको पढ़ना यही वाला क्यों है, ये वाला क्यों नहीं पढ़वा रहे आप, पूछो तो उससे। डायरेक्ट का मतलब क्या हुआ? अच्छा एक बात बताओ, इसका एजेंडा क्या है? बताओ बंसल जी, इसका एजेंडा क्या? हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं बच्चा? हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। इसका मतलब, इसका मेन एजेंडा क्या है कि बिजनेस में किस एक्टिविटी से, बोलो यार जल्दी बोलो, बिजनेस में किस एक्टिविटी से कितना पैसा आया है, बिजनेस में किस एक्टिविटी से कितना पैसा गया है, यही चीज तो समझाने का काम कर रहे हैं ना। बोलो हाँ या ना यार, अरे बोलो यार। तो सर एक बात बताइए ना, अगर मैं डायरेक्ट मेथड से करूं, डायरेक्ट मेथड का मतलब होता है जब आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बन रही होगी, जहां आपकी कैश बुक बनी है, जहां आपकी जर्नल बनी है, जहां आपके लेजर्स बने हैं, आप वहां से चुन चुन करके सारी एक्टिविटीज अलग अलग करो। जितने बार पैसा आ रहा हो प्लस करो, जितने बार पैसा जा रहा हो उसे माइनस करो। हर एक्टिविटी का अलग अलग काम करोगे, प्लस माइनस करने में आपको दिक्कत होगी। अब इसकी वजह से आप कहां फंस जाओगे जानते हो? किस ट्रैप में फंस जाओगे जानते हो? सर हम किस ट्रैप में फंस जाएंगे बोलो यार? कि हमें सब कुछ स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा, और सर वापस हम अपनी जर्नल उठाएंगे, लेजर उठाएंगे, उसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालेंगे, हमारा रायता बढ़ जाएगा। इससे बढ़िया है जो बना बनाया हो उसी से काम चलाओ। क्या जरूरत है, नहीं तो बाद में पछताओ। सर कैसे नहीं पछताएंगे, इधर देखो सर, एट लास्ट देखो ना ध्यान से, एट लास्ट क्या होता है हमारे पास? एट लास्ट क्या होता है सर? यहां पे हम क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग, अरे बोलो यार, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। यहां पे हमारा एक में जीपी आता है, और जीपी के बाद फिर हमारा जीपी यहां भेजा गया, सारे खर्चे दे दिए, हमारे पास क्या आ गया? नेट प्रॉफिट आ गया। बोलो हाँ है ना यार, नेट प्रॉफिट आया। सर ये नेट प्रॉफिट कहां से पता चला बोलो यार? नेट प्रॉफिट कहां से पता चला? प्रॉफिट एंड लॉस से पता चला। क्या मेरी बात समझ में आ गई यहां तक? अब मैंने क्या बोला बच्चों, कि अगर आपके पास ट्रेडिंग पीएल से नेट प्रॉफिट है, अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा दूर तक सोचो, कि मैं ये मान के चलता हूं कि बिजनेस में कैश उतना आया होगा कि नहीं आया होगा जितना मेरे पास नेट प्रॉफिट है। 100% जरूरी नहीं कि कैश इतना आया होगा, लेकिन मान के तो चल सकते हैं यार, जितना हमारा नेट प्रॉफिट होगा उतना पैसा मेरे पास आया होगा। सर क्यों ना हम यहीं से शुरुआत करें, और जहां लगे कि इस वजह से कैश हमारा नहीं गया है उसको एडजस्ट करें, और हम ये पता कर लें। जैसे मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पे 5 लाख रुपए आया, तो 5 लाख रुपए मैं अज्यूम कर सकता हूं कि भाई नेट प्रॉफिट तभी हुआ होगा ना जब सामान बेचा होगा, खरीदा होगा, खर्चा वर्चा किया होगा, लास्ट में 5 लाख बचा, इसका मतलब ये पैसा हाथ में होगा। अरे बोलो यार, उम्मीद कर सकते हैं ना हम। जैसे मान लेते हैं इसमें एक खर्चा होगा, जैसे हर्षित एक बात बताओ, जैसे एक एग्जांपल होता है किसका? डेप्रिसिएशन का। किसका होता है? किसका खर्चा है हमारे पास? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैसा एक्सपेंस होता है बताओ तो यार? डेप्रिसिएशन कैसा एक्सपेंस होता है बोलो ना? डेप्रिसिएशन कैसा एक्सपेंस होता है? डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, और नीचे कहां जाता है बच्चों? लेकिन इसमें क्या कोई पैसा कहीं जाता है क्या? बिजनेस से बाहर जाता है क्या? नहीं। तो इसका मतलब अगर मान लो मैं कहता हूं ये 0.50,000, मतलब आधा, हाफ लैक्स, ठीक है, हाफ लैक्स हमारा पैसा कहीं गया हुआ है, तो हम इस हाफ लैक्स को इसमें जोड़ देंगे, तो इसका मतलब हमारे बिजनेस में कैश कितना होगा बोलो ना यार? 5.5 लाख। इसका मतलब हम शुरुआत कहां से कर सकते हैं? हम डायरेक्ट ना चल करके हम कैसे चलेंगे? इनडायरेक्ट चलेंगे। इसी वजह से इस मेथड का नाम क्या पड़ गया है? इनडायरेक्ट मेथड। हम सीधे तरीके से जा सकते हैं क्या? अश्विनी भाई बोलो यार, क्या सीधे तरीके से खोजा जा सकता है? बहुत रायता हो जाएगा, कितना बुक्स ऑफ अकाउंट्स पलटेंगे हम लोग। इससे अच्छा है जो बना बनाया है उसी से हम डाटा क्या करें? निकालें, और डाटा निकालने के बाद हम अपना काम स्टार्ट करें।
पक्का पक्का बोलो हाँ ना यार। अब सबसे इंपॉर्टेंट सर कौन सी किताब ले लें? आप डीके गोयल ले लो, टीएस ग्रेवाल ले लो, या आपके पास जो किताब है सबके अंदर एक ही चीज है। किसी को ये मिथ नहीं पालना है कि सर इस किताब में अलग होगा। अरे नंबर ऑफ क्वेश्चंस अलग होंगे, लेवल अलग होगा, लेकिन बेसिक से बना लो। अब जैसे मैं तुम्हें एक किताब से दिखाता हूं, आ जाओ, थोड़ा सा थ्योरी भी पढ़ ले। थ्योरी भी जरूरी है, ऐसा नहीं हो कि थ्योरी एकदम अनटच हो जाए। थ्योरी भी देख लो क्या लिखा हुआ है। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है बच्चों, बताओ। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है? बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एन इंटरप्राइजेस डू नॉट प्रोवाइड अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ। क्या नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं, क्या कमी है? बोलो बोलो बेटा, क्या कमी है उनके साथ? उनके साथ क्या कमियां हैं बताओ, उनके साथ क्या कमियां हैं? सबसे पहले सर ये बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस ये नहीं बता पाते कि कितना इनफ्लो है और कितना आउटफ्लो है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो ना यार। कितना इनफ्लो है और कितना आउटफ्लो है ये बात बता नहीं पाते। तो सर इसी प्रॉब्लम को दूर किसने किया होगा? दूर किया होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट ने। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ या ना। तो बताओ, जो प्रॉब्लम्स कौन नहीं सॉल्व कर पा रहा था यार? बैलेंस शीट में प्रॉब्लम्स क्या थी कि भाई वो ये नहीं बता सकता था कि कितना इनफ्लो आ रहा है और कितना आउटफ्लो आ रहा है। उस प्रॉब्लम को किसने दूर कर दिया है? कैश फ्लो स्टेटमेंट ने। इसने ये बता दिया कि कितना पैसा हमारे पास। पक्का पक्का। अब देखो हमारे पास मेजर कौन कौन सी एक्टिविटीज थी बच्चों? मेजर एक्टिविटीज हमारे पास कौन कौन सी हैं? एक हमारे पास मेजर एक्टिविटी है ऑपरेटिंग, दूसरी कौन सी है? इन्वेस्टिंग, तीसरी कौन सी है? अच्छा, इसका जितना भी फॉर्मेट वगैरह हम लोग बनाएंगे वो फॉर्मेट वगैरह किसके हिसाब से बनाएंगे? AS3 के हिसाब से। किसके हिसाब से बनाएंगे? अब देखना चाहते हो कि इसका फॉर्मेट दिखता कैसे है? देखिए क्या, अभी साथ में रिपीट करना, फिर सारी चीजें समझाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें आगे पढ़ेंगे ना इसके फॉर्मेट में, तो देखोगे वहां पे जो आपका फॉर्मेट आएगा बुक में, ये देखो हमारे पास फॉर्मेट क्या है बच्चों? फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये इन्होंने बताया कि किस ईयर में हुआ, क्या अनाउंसमेंट वगैरह हुआ है। मेन देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे थ्योरी में लिखा है कैश फ्लो स्टेटमेंट में बी प्रिपेयर्ड। अब देखो यहीं पे जब एक ही मेथड पढ़ के जाओगे तो टिक कितना लगा के आओगे कि हमारे हिसाब से कैश फ्लो का कितना मेथड होता है? एक मेथड होता है। लेकिन ये मेथड हमारे लिए डायरेक्ट आसान होगा कि इनडायरेक्ट होगा? इनडायरेक्ट। और छोटे बच्चों को इनडायरेक्ट मेथड ही दिया गया है। अरे बोलो ना यार, हर चीज के पीछे लॉजिक छिपा हुआ है। तो कहता है अ कैश फ्लो स्टेटमेंट मे बी प्रिपेयर्ड आइदर बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। कहता है कैश फ्लो स्टेटमेंट अंडर डायरेक्ट मेथड इज नॉट अंडर द सिलेबस। आपके सिलेबस में नहीं है। इसके अलावा सर कौन सा मेथड है हमारे पास? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट ने क्या बोला? आपके 3 पार्ट्स होंगे। कैश फ्लो बनाने के कितने पार्ट्स होंगे? 3 पार्ट। पहले सारे बच्चे देखोगे, फिर मेरे साथ रिपीट करोगे, और उसके बाद हल्का सा फॉर्मेट बनाएंगे, और मतलब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके फॉर्मेट को इन डिटेल समझेंगे। क्लियर है? बोलो हाँ ना यार। पक्का पक्का। तो सबसे पहला क्या है हमारे पास? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सर इसके अंदर कुछ तो करेंगे, जोड़ेंगे तोड़ेंगे, कैसे भी करेंगे, मतलब उसको सिखाना मेरा काम और इजी करके सिखाना मेरा काम है। तो ये हो गया पहली एक्टिविटी से। सर जो फाइनली जब जब पैसा आएगा ना, एक बात ध्यान रखना, जब भी पैसा आएगा, तो जैसे यहां पे पैसा आ रहा है आपके पास, सर मान लेते हैं मेरे पास यहां पैसा आया, ठीक, मेरे पास 10,000 आया, तो मैंने यहां पे कितना लिख दिया? 10,000। ये पैसा आया मेरे पास। लेकिन अगर वही पैसा मेरा जा रहा होगा, जैसे मान लेते हैं 4,000 रुपए आउटफ्लो है, तो मैं उसे क्या दिखाऊंगा? 4,000 आउटफ्लो को ब्रैकेट में करके दिखाऊंगा। यानी प्लस की फिगर के लिए कुछ नहीं करना है, माइनस की फिगर को किसमें दिखाना है? ब्रैकेट करके दिखाना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ है ना। अच्छा, प्लस क्या इंडिकेट कर रहा है? इनफ्लो, पैसा आ रहा है, और माइनस क्या इंडिकेट करेगा? कि पैसा जा रहा है, आउटफ्लो है। पक्का पक्का। अच्छा सर, पहली एक्टिविटी, पहला पार्ट कौन सा है हमारा? पहला पार्ट कौन सा है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग में जोड़ेंगे तोड़ेंगे, फिर यहां पे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। तो हमारे पास पहला जो आंसर आएगा, सर सब कुछ करने के बाद हमें किसका आंसर चाहिए होता है? बोलो ना यार। ऑपरेटिंग का चाहिए आंसर। अगर हमारा टोटल कैश ज्यादा आया होगा ऑपरेटिंग से, अगर टोटल कैश मेरे पास ज्यादा आया होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, तो मैं क्या लिखूंगा? नेट कैश फ्रॉम, अरे बोलो ना यार, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन अगर पैसा निगेटिव में चला गया, मतलब पैसा आया कम है, सुनी, पैसा आया था टोटल 10,000, लेकिन ओवरऑल चला गया है उसके कारण 12,000, तो 2,000 निगेटिव हो गया। तो हम लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन। अगर निगेटिव आएगा तो बोलो यार, निगेटिव आएगा तो क्या बोलना है? यूज्ड इन। और पॉजिटिव आंसर आएगा तो क्या बोलेगा? नेट कैश
फ्लो फ्रॉम या नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सर इसी तरीके से दूसरे वाले का आंसर बताओ, दूसरा सेगमेंट हमारा कौन सा होगा, बी पार्ट क्या नाम होगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सर इसमें भी हम जो आने और जाने का कारण अभी समझेंगे, लास्ट में अगर आंसर आएगा तो हमारा क्या बोलेंगे, नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और यही आंसर अगर निगेटिव में आ जाएगा तो नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सर तीसरी एक्टिविटी हमारा तीसरा पार्ट कौन सा है, फाइनेंसिंग। तो सर अगर पॉजिटिव आंसर आएगा इससे तो नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सर अगर ज्यादा पैसा चला गया हमारा, निगेटिव में आ रहा है तो यूज इन। बोलो बोलो सर, ये तो तीनों एक्टिविटी से समझ में आ गया, क्या इतने से काम खत्म हो जाएगा, नहीं। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आसान है बट बच्चों को थोड़ा टेक्निकल लगता है। सर सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा बोर्ड में करना चाहिए, मेरी सजेशन, और हमारे बच्चे जितने होते हैं वो क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले किसको लगाओगे, क्योंकि ये अभी रिसेंट में पढ़े हो, ये तुम्हारा वाइवा में भी सपोर्ट करेगा, प्रैक्टिकल में भी सपोर्ट करेगा, और जो चीज झटपट पढ़ के गए हो ना तुरंत उसका आंसर लगाओगे, बहुत स्पीड में होगा। सर पार्टनरशिप पढ़े समय हो गया, कंपनी पढ़े थोड़ा समय हो गया, लेकिन ये टॉपिक एकदम लास्ट में पढ़े होते हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो हाँ या ना, पक्का पक्का लॉक कर देता, अरे बोलो ना यार। ठीक, यहाँ पे फिर इसमें क्या जोड़ोगे भाई, इसमें ध्यान से सुनना, तीनों एक्टिविटीज से जो पैसा आएगा ए प्लस बी प्लस सी, तीनों से जो जोड़ दोगे इसको हम लोग बोलेंगे नेट इंक्रीज। अगर मान लेते हैं ऑपरेटिंग प्लस इन्वेस्टिंग प्लस फाइनेंसिंग, तीनों को बोलेंगे तो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोलेंगे। और सर अगर निगेटिव आंसर आ जाए तीनों को जोड़ने पे तो क्या बोलेंगे, नेट डिक्रीज इन। तो बोलो पहला स्टेप ऑपरेटिंग का, दूसरा स्टेप फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग का, दूसरा स्टेप इन्वेस्टिंग का, तीसरा स्टेप फाइनेंसिंग का। क्लियर है इतना। फिर सर लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट इंक्रीज और नेट डिक्रीज। अब इसमें क्या जानते हो, जोड़ देना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग जो बैलेंस शीट में देगा, दो बैलेंस शीट के डाटा से आपको कंपैरिजन करना है। ओपनिंग वाला ऐड करोगे तो अल्टीमेटली वो किसके बराबर पहुंच जाएगा, क्लोजिंग के बराबर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो हाँ या ना।